नमस्कार साथियों। आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की बात करेंगे। तो हम मिशन 100 श्रृंखला जो है शुरू की थी, और देखो कई कारण होते हैं, बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाया। विज्ञान के छठे पाठ के 2 अध्याय मैंने डाले थे, 2 भाग डाले थे छठे अध्याय के। और अब बात करते हैं इसकी सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। तो पहला अध्याय अपना यूरोप में राष्ट्रवाद। ये इसमें देखिए 2 अंक का जो है प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक आएंगे और दीर्घोत्तरात्मक आएंगे 3 अंक के, ठीक है। और जो अंदर है प्रश्नों की संख्या दी गई है, 12 अंकों की संख्या दी गई है, इसे हर चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। देखिए, उदारवादी लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये शब्द कई बार आता है, मतलब आपने कहीं डिबेट में, कहीं न्यूज़ में कहीं सुना होगा, ठीक है। उदारवादी लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सबको समानता, ठीक है। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, और सुनने का बहुत फ़ायदा होता है। जो देखी और सुनी हुई चीज़ें वो ज़्यादा याद होती है पढ़ने से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे सुनोगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने अपने चित्रों में सौंदर्य प्रस्तुति क्यों की। तो देखते हैं, ये एक फ्रांसीसी कलाकार था, कौन? फ्रेडरिक, ठीक है, जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो एक तो आपको कलाकार का नाम ध्यान में रखना है, जो कि प्रश्न में या तो दिया हुआ आ सकता है या नहीं भी आ सकता, पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेडरिक, और 4 चित्र थे इसकी श्रृंखला में। कितने चित्र थे? 4 चित्र। सपनों का एक संसार रचा, ऐसे शब्दों को पकड़िए आप, ऐसे शब्दों को ध्यान में रखोगे तो आप बाकी चीज़ें बनाकर भी अपनी तरफ से जोड़ कर भी लिख सकते हो, लेकिन ये अगर चीज़ें शामिल करोगे आप उत्तर में तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं है, कि जिन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको ज़्यादा याद नहीं होता, तकलीफ होती है, उनको बता रहा हूँ मैं किस प्रकार से वो याद कर सकते हैं। आगे देखिए, नेपोलियन संहिता क्या थी। प्रश्न संख्या 3, नेपोलियन संहिता क्या थी। 1804 में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, मतलब ऐसे कोई अधिकार थे जो जन्म से ही मिलते थे, कि भाई जन्म से ही लागू थे, मतलब वो, तो ये इस संहिता ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए। तथा कानून के समक्ष समानता व संपत्ति के अधिकार को इसने सुरक्षित बनाया, ठीक है। तो ये थी नेपोलियन संहिता। तो इनके बारे में पढ़ लेना, नेपोलियन बोनापार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आप ध्यान से देख लेना। कुछ हैं जैसे जूसेपे मैत्सिनी है, गरिबोल्डी है, इसके बाद में आपके बिस्मार्क हैं, नेपोलियन हैं, ये जो नाम है इनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। वियना की संधि हो गई। आगे देखते हैं, ग्रीम बंधु कौन थे। उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया। ग्रीम बंधु कौन थे? ग्रीम बंधु जर्मनी के निवासी थे। अब ये छोटी सी बात, अगर पूरा प्रश्न आपको नहीं याद होता है तो छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें। ग्रीम बंधु, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, कहाँ से है, मतलब, ठीक है ना, ये कौन है, मतलब इतना अगर पता है, इतना भी अगर आप लिखते हो उत्तर में तो आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। जैसे आपने 3 नंबर का प्रश्न आ गया और उसमें आपने अगर ग्रीम बंधु जर्मनी के थे, अगर इतना भी लिखते हो तो एग्जामिनर हो सकता है कि आगे उस प्रश्न को ध्यान से पढ़े ना पढ़े, कई बार जल्दबाजी में कॉपी चेक होती है, तो या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इसको इतना तो पता है, थोड़ा बहुत आता है इसको, तो आपको कुछ नंबर दे सकता है अगर पूरा नहीं लिखो तो भी। तो अगर आप पूरा नहीं याद हो रहा है आपको तो पूरा प्रश्न ना छोड़ें, आप जितना याद हो रहा है उतना कर लें। तो ये जर्मनी के निवासी थे ग्रीम बंधु। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की, पुरानी लोक कथाएं थी, ठीक है, उनको इकट्ठा किया, और उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है, ठीक है ना, वो बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी, ठीक है ना। उन्होंने जो, उनका ये मानना था कि भाई जो लोक कथाएं हमने इकट्ठी की है वो बच्चों में और बड़ों में दोनों में प्रसिद्ध है, मतलब दोनों ही समान रूप से उन पसंद करते हैं, बड़े लोग भी पसंद करते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ये एक तो ये ध्यान रखें आप, सांस्कृतिक आंदोलन, ठीक है। रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, बस इतना ध्यान में रख लें आप, ठीक है ना, इतना ध्यान में रख लें। आगे आपको नहीं ध्यान में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान में यहाँ पे रख लें, ठीक है। इसके बाद देखिए, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के उद्देश्य देखते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसकी चर्चा की थी कि वियना संधि के बारे में आपको ध्यान रखना, ये आ गई यहाँ पर। देखते हैं, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना,
ठीक है ना। ये वियना संधि के उद्देश्य है, मतलब क्या मतलब इसके उद्देश्य थे वो हम देख रहे हैं। तो एक तो इनका उद्देश्य था कि भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना है। फिर नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए राजतंत्रों की बहाली करना, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा उद्देश्य है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। और उसके बाद नेपोलियन के जो युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको सबको खत्म करना, ठीक है। तो ये इसके थे, एक दो बार देख लें याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ओट्टो वन बिस्मार्क, ये बिलमार्क लिखा हुआ है, बिलमार्क नहीं है, ये बिस्मार्क है। ओट्टो वन बिस्मार्क को, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें। ओट्टो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा गया, देखते हैं। प्रसा का प्रमुख मंत्री, उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 सालों में 3 युद्ध, कौन से ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क और फ्रांस को, तीनों को हरा दिया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है ना। 3 युद्ध के अंदर प्रसा की जीत हुई। किसकी जीत हुई? प्रसा की युद्ध हुई, प्रसा की जीत हुई। 7 साल के अंदर 3 युद्ध किए और 3 युद्ध में प्रसा की जीत हो गई। किनको हराया? ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को, फ्रांस को, तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। जोल्वेराइन संघ की एक विशेषता लिखिए। तो देखिए जोल्वेराइन संघ एक शुल्क संघ था, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। पहली चीज तो यही है, जोल्वेराइन संघ एक शुल्क संघ था। आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार का संघ था, कई प्रश्न बन सकते हैं, बड़े प्रश्नों में से छोटे प्रश्न बन सकते हैं। 1834 में इसकी स्थापना की गई। आपको तारीख भी अगर ध्यान में रहती तो ठीक है ना, जिनको याद रहती वो रख ले। 1834 में इसकी स्थापना की गई। इस संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों की आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था, है ना। इस संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। अब आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के कोई 4 कारण बताइए। एक तो मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग में कुलीन व उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद देखते हैं दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तीसरा देखते हैं यूनान का स्वतंत्र संग्राम। यूनान को 1832 ईस्वी में हुई कुस्तुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जनविद्रोह। इन जनविद्रोह से रूढ़िवादी सरकारें कमजोर होने लगी तो राष्ट्रीय भावनाएं जन्म लेने लगी। तो ये कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कठिन है या बहुत बड़ा प्रश्न है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाऊं तो इसके लिए क्या होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इतना समय भी नहीं है आपके पास ना मेरे पास, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है उसको देखें आप। लेकिन इतना फ़ायदा होता है कि एक बार आपने पढ़ा, एक बार यहाँ सुन लिया तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहने की संभावना उसकी बनती है। तो एक बार आप पढ़ के आए, एक बार यहाँ देख लें, फिर एक बार और पढ़ लें, इतना कर लोगे तो, क्योंकि इतना तो कर सकते हो, इतना भी है कि ये कोई ज़्यादा बड़े नहीं है मिशन 100, तो आप निकाल सकते हो। ऐसे हैं कि एक दिन में आराम से एक आदमी एक निकाल सकता है, ठीक है। आगे देखें अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेत्सिनी, जुसेपे मेत्सिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेत्सिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। वह राजशाही के विरुद्ध था तथा लोकतंत्र में विश्वास करता था, ठीक है। राजशाही तो आप जानते हो जहाँ राजा का शासन होता है, जैसे पुराने समय में होता था, और लोकतंत्र वो होता है जैसे इंडिया में है लोकतंत्र, जनता खुद सरकार चुनती है, अपनी जनता अपने मतलब अपना राजा खुद चुनती है। इसके बाद देखते हैं, वह राजशाही के विरुद्ध था, मतलब राजशाही में विश्वास नहीं करता था और लोकतंत्र में विश्वास करता था। वह इटली के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशों को एकीकृत इटली व एकीकृत गणराज्य बनाना चाहता था। तीसरा है, मेत्सिनी ने यंग इटली के माध्यम से, ये यंग इटली है ना, इसको भी ध्यान रखना आप, यंग इटली के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। इसके बाद देखते हैं, मेत्सिनी ने प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने सोपन से रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया। ये कोई आपको ध्यान रखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट आप ध्यान रख लें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, 1989 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। फ्रांस क्रांति के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम हुए, क्या उसका प्रभाव पड़ा, वो देखते हैं। पहला देखते हैं, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई। फिर दूसरा देखते हैं, एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तीसरा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। चौथा, तोलने और नापने के लिए एक तरह की व्यवस्था लागू की गई। और पांचवा देखते हैं, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के बीज बो दिए, जिसे यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, ठीक है। तो आप 3-4 जितने पॉइंट हो सकें अधिक से अधिक याद रखने का प्रयास करें, 1-2 बार पढ़ें, आप रफ में लिख कर पढ़ें अगर आपके पास इस प्रकार का मतलब है तो,
समय है, इस प्रकार का टाइम टेबल है आपका, तो उस हिसाब से देख लें आप। अब था भारत में राष्ट्रवाद, अपने देश की बात हो गई भाई। अब देखिए चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ 1922 में, ठीक है, 1922 में। उसके बाद देखते हैं भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया, तो गांधी जी तो सत्याग्रह पर ही रहते थे, तो पहला कहाँ किया इन्होंने, चंपारण में किया। उसके बाद था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ आपको पता है, सबको याद है ये तो, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और ये कौन भूल सकता है भाई, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग। इसमें जनरल डायर था, आपको पता है, सबको पता है। और ये जलियांवाला बाग कहाँ है, ये पंजाब के अमृतसर में है, ठीक है ना, पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। इसके बाद आता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में, रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। ये जो सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, ये इसी के विरोध में हो रही थी, 1919 में ये हो रही थी, देखो 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था वो हुआ था 1932 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता हुआ आपके 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने, किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वंदे मातरम, तो ये तो सबको पता ही है, वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। इसके बाद भारत माता की विख्यात छवि आप देखते होंगे, एक मतलब भारत माता के जैसे हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए एक फोटो होती है, कई जगह आपने देखी होगी भारत माता, तो ऐसे थोड़ी कोई देश है तो उसमें कोई मतलब जैसे भारत कोई मतलब महिला, ऐसा नहीं है, मतलब वो एक काल्पनिक छवि बनाई गई, तो वो किसके द्वारा बनाई गई, तो वो है किसके द्वारा बनाई गई, आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, और रविंद्रनाथ टैगोर मत कर देना, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये, ठीक है। और ये कलाकार थे राजा रवि वर्मा, इनका भी ध्यान रखना, बहुत मशहूर चित्रकार हुए हैं ये भारत के, तो इनका भी ध्यान रखना। इसके बाद देखना पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद आगे देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की, तो इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में की, 1930 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी ने साबरमती से नमक यात्रा कब शुरू की, तो नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा कब शुरू की, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। और दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की, 1930 में, किसने की, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आता है, अब्दुल गफ्फार खान। ये चीज़ें ना आगे तक काम आएगी आपकी, जब आप किसी नौकरी का फॉर्म भरोगे, एग्जाम देने जाओगे, वहाँ तक ये चीज़ें काम आएगी। तो बच्चे इनको लापरवाही में लेते हैं पहले, फिर बाद में दोबारा पढ़ते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आप इन चीज़ों को पहले अगर सीरियसली ले लेते तो आपको इतनी आगे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखते हैं CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की, तो ये की थी 1923 में, 1923 में, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, ये तो आपको सबको पता है, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, कुछ चीज़ें तो आपको याद होगी ही, ऐसे ही आपको है ना, हमेशा सुनते आए हो आप। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की, तो ये की थी इन सब ने मिलकर की, ठीक है। भगत सिंह जी थे, जतिन दास थे इसमें, और अजय घोष थे, ठीक है। आगे देखते हैं रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। पहले तो देखते हैं रोलेट एक्ट था क्या भाई, क्या आफत थी ये, तो देखते हैं मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने, मतलब कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो ब्रिटिश सरकार उसको खत्म कर सकती है, दमन कर सकती है उसका, ठीक है, दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, है ना, पकड़ लो जेल में ठूंस दो 2 वर्ष तक, ठीक है, कोई कुछ नहीं करने वाला। तो इस प्रकार का इन्होंने कानून बना दिया था, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये था रोलेट एक्ट। फिर है गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध, उन्होंने संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल करने का आह्वान किया, ठीक है, बोला है इतनी तारीख को हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, है ना, पूरे देश से आह्वान किया। और उस समय गांधी जी की बात पूरा देश मानता था, तो गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस का आयोजन किया गया, दुकानें बंद हो गई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति,
अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। सरकार ने अमृतसर में स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार किया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। बोले दिल्ली में आप प्रवेश नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं आएंगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। और यही जनरल डायर था, है ना, ये अंग्रेज जिसने 13 अप्रैल को ये जो जलियांवाला हत्याकांड था उसको अंजाम दिया। और ये बात हम पहले भी प्रश्न में कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसने भारतीयों के विरोध के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। वो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, आपको पता विरोध किया था। ठीक है, यह आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जिसके तहत उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ने का निश्चय किया। नमक कानून तोड़ा था। ठीक है ना। तो अभी ये प्रश्न तो पूरा देख लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर क्या होते हैं? स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक मतलब अपनी इच्छा से जो साथ देते हैं, है ना, काम करते हैं, वो क्या होते हैं? वॉलंटियर होते हैं। तो 78 विश्वस्त वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू की। और ये नमक यात्रा आपको पता है साबरमती आश्रम शुरू हुई थी, 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर होनी थी। ठीक है, गांधी जी ने 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया तथा 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वहां पर नमक बना करके कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, ये कानून क्या था कि भाई भारतीय नमक नहीं बना सकते। तो गांधी जी ने बोला भाई नमक हम बनाएंगे, और नमक बना करके उस नियम को तोड़ दिया जो अंग्रेजों ने बनाया था। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश भर में फैल गया तथा अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। गांधी जी सहित अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया। अंत में गांधी जी तथा वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ तथा गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है।